Welcome back to today's class, children. We are continuing our chapter number 4, Literary Heritage of India. Yesterday, some of the topics we studied, like we studied about the Vedas also yesterday, the 4 Vedas, even the Upanishads. And the last topic that we finished yesterday was Aranyakas. So today our topic to continue is Vedangas. So now, what is Vedangas? The Vedangas literature deals with the religious practices and rituals, grammar, astrology and astronomy. तो ये जो हमारा वेदांगास का लिटरेचर है, ये जो है ये हमें बताता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, यानी कि हमारे धार्मिक जो रीति रिवाज है वो किस प्रकार से होते हैं, हमारे रीति रिवाजों के बारे में, और ग्रामर से भी डील करता है ये, और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ों से ये डील करता है। द रामायण एंड द महाभारत आर द 2 ग्रेट इंडियन एपिक्स। ये जो 2 पुस्तकें हैं जिनको हम 2 ग्रंथ कहते हैं, द महाभारत एंड द रामायण, दीज आर द 2 इंडियन ग्रेट एपिक्स। सो समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, नेम द ग्रेटेस्ट एपिक्स, तो इसमें आपको आंसर डालना है रामायण एंड महाभारत। The present form of these epics can be traced back to the 2nd century. The Ramayana has a story of Ramchandra, the king of Ayodhya. The Ramayana is the smaller epic than Mahabharata. It narrates many attractive stories of adventure. अब यहाँ पर महाभारत और रामायण के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। रामायण जो है वो रामचंद्र, भगवान रामचंद्र की कहानी है जो अयोध्या के राजा थे। रामायण जो है वो महाभारत से छोटा एपिक है, पर द ग्रेटेस्ट, द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड इज महाभारत। तो ये भी आ सकता है कि 2 ग्रेट इंडियन एपिक्स, तो दोनों का नाम आएगा। इफ इट इज आस्क्ड नेम द बिगेस्ट एपिक, दैट इज महाभारत। इसके अलावा रामायण के अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियाँ बताई गई हैं जो एडवेंचर से रिलेटेड हैं। द महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, द लाइन ऑफ हाईलाइटिंग, महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक। तो दुनिया का सबसे जो बड़ा एपिक है वो है महाभारत, एंड इट हैज़ 1 लाख वर्सेस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन महाभारत, तो 1 लाख वर्सेस। दिस डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। Besides, it also consists of numerous stories. The Bhagavad Gita, a part of Mahabharata, expounds the deep philosophical principles. It conveys the message of achieving moksha or salvation through ज्ञान, कर्म एंड भक्ति। अब महाभारत की बात करें, ये दुनिया का लार्जेस्ट एपिक है और इसमें 1 लाख के करीब वर्सेस हैं, और इसके अंदर कौरवों और पांडवों के युद्ध को दर्शाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ भी दी गई हैं। भगवद गीता जो है, जो कि हिंदुओं की धार्मिक किताब है, वो भी महाभारत का ही एक पार्ट है। और गीता के अंदर, भगवद गीता के अंदर बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को बड़ी गहराई से वहाँ पर समझाया गया है, यानी कि जीवन के मार्ग को, जीवन को किस प्रकार जीना है, हम किस प्रकार से मोक्ष पा सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे भगवद गीता के अंदर बताया गया है कि मोक्ष, जिसको हम साल्वेशन भी कहते हैं, ये पाने के तरीके हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। कि आप ज्ञान का जितना हो सके और ज़्यादा संग्रह करिए, ज्ञान जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं लीजिए, फिर कर्म यानी कि कर्म करते रहिए, तो जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। और लास्ट उन्होंने बताया भक्ति, तो भक्ति जो कि बहुत ही ज़रूरी है, द गॉड, तो भगवान की भक्ति हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बोथ द एपिक्स रामायण एंड द महाभारत हैव बीन influencing millions of Indians and the literature for a long time. They have implanted motivational seeds of sanskar in the Indians. अब रामायण और महाभारत की बात करें, इसने लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है, इंस्पायर किया है। और रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ हैं, जो उसके अंदर लिखा गया है, उसको पढ़कर हम भारतीय लोगों के अंदर संस्कारों के प्रति और ज़्यादा मोटिवेशन जागता है, यानी कि हमारे जो संस्कार हैं वो रामायण और महाभारत से ही हमको मिले हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे चैनल्स हैं टेलीविज़न के अंदर, जो बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, किस प्रकार से वो हमको भ्रमित करते हैं, किस प्रकार से वो हमको एक गलत रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं।
जैसे सास बहू के सीरियल्स आप लोग देखते हैं, पूरा दिन उसमें साजिशों पे ही चलता रहता है उनका। लेकिन महाभारत और रामायण जैसे सीरियल्स जो आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हमारे टेलीविज़न के ऊपर, लेकिन ये वो सीरियल्स हैं जो हमारे बच्चों को, हम लोगों को संस्कारों से जोड़ते हैं, यानी कि संस्कार देते हैं। तो आज भी अगर ऐसे सीरियल्स आएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, बट आई डोंट नो वेदर आर न्यू जनरेशन विल लाइक इट और नॉट, बट अदरवाइज इट इज़ रियली very important to generate sanskars in our new generation. During this period of Sanskrit literature was produced which contained a good combination of religious and worldly aspects of life. The Puranas played an important role in explaining initial Vedic religion of earlier time. अब इसी दौरान संस्कृत लिटरेचर का भी उदय हुआ, यानी कि अब तक जो हमने देखा कि ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, महाभारत है, तो इस पीरियड के अंदर संस्कृत लिटरेचर जो भी प्रोड्यूस किया गया था, संस्कृत में लिटरेचर जो भी लिखा गया था, उसमें वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन और धर्म के बारे में ही सब कुछ लिखा गया था। यानी कि ज़्यादातर आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए कि जीवन जो है किस प्रकार से, जो जीवन हमें जीना है, हमारी धार्मिक रीति रिवाज किस प्रकार से होने चाहिए, कि हमारे जीवन के अंदर धर्म का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हमें इनसे पढ़ने को मिलती हैं, इनसे सीखने को मिलती हैं। पुराणास की बात करें, अगर पुराण की बात करें तो पुराण जो है उसके द्वारा हम वैदिक रिलीजन, जो पुराने समय से जो हमारा रिलीजन चला आ रहा है, यानी कि प्राचीन समय में किस प्रकार से हम भक्ति करते थे, किस प्रकार से जो रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, उसका हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है, वो सब दर्शाया जाता है पुराणास के माध्यम से। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथास, इसी समय बहुत सारे स्क्रिप्चर्स और स्मृति ग्रंथ जो हैं वो भी बनाए गए थे, वो भी लिखे गए थे। दीज स्क्रिप्चर्स डेल्ट विद साइंस एंड फिलॉसफी, ये जो स्क्रिप्चर्स जो थे ये डील किसके साथ करते थे, ये डील करते थे साइंस और फिलॉसफी के साथ। फॉर एग्जाम्पल कौटिल्यास अर्थशास्त्र, अब ये साइंस और फिलॉसफी से डील करते थे। एग्जाम्पल इसका दिया गया है स्मृति ग्रंथ और स्क्रिप्चर्स का, कौटिल्या, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जो एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, ये किताब जो थी ये मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई थी। ये किसके ऊपर, जो आप आजकल जो आप पढ़ते हैं ना, MBA करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह, तो ये जो किताब थी आज से सैकड़ों साल पहले ये मैनेजमेंट के ऊपर लिखी जा चुकी थी कौटिल्य के द्वारा। एज वेल एज बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस, इसके अलावा जो किताबें लिखी गई थी आर्ट के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर और दूसरे साइंस के टॉपिक्स के ऊपर भी किताबें लिखी जा चुकी थी। तो अगर हम आज कहें कि हम लोग आज बहुत फॉरवर्ड हैं तो ऐसा गलत होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे प्राचीन समय में भी भारत में थी। द स्मृति ग्रंथ एज एक्सप्लेन्स द रिलीजियस टीचिंग्स, लॉज एंड कस्टम्स, स्मृति ग्रंथ जो है वो हमें धार्मिक, जो हमारी विचारधारा है, जो शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा वो देती हैं, हमारे रिलीजन के बारे में, हमारे कस्टम्स के बारे में, हमारे लॉज के बारे में हमें सब कुछ इनसे सीखने को मिलता है। द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली, अब ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, बुद्धिस्ट लिटरेचर जो था वो कौन सी भाषा में लिखा जाता था, उसको लिखा जाता था पाली भाषा में। कौन सी भाषा थी? पाली। एज इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया था, इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया था। इट इज़ नोन एज त्रिपितिका। अब त्रिपितिका, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ त्रिपितिका, तो आपको लिखना है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो था, जो पाली भाषा में लिखा जाता था, उसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता था, इसी कारण से उसको नाम दिया गया था त्रिपितिका। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या था, जो 3 पार्ट्स इसके थे वो थे सुप्त पितिका, विनय पितिका और अभिधम्मा पितिका, ये 3 इसके पार्ट्स थे, इसी कारण से इसको नाम दिया गया था त्रिपितिका। Besides, many other works were also composed in Buddhist literature, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो वर्क्स थे वो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखे गए थे। गुप्ता पीरियड was known as the golden period for the growth and development of Sanskrit poems and dramas। गुप्ता पीरियड को, गुप्ता काल को सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएम्स एंड ड्रामास, यानी कि संस्कृत में जो पोएम्स और ड्रामास जो लिखे जाते थे, वो जो लिखे जाते थे वो गुप्ता काल में ज़्यादा लिखे गए थे। इसी कारण से गुप्ता पीरियड को, ये भी आपको याद रखना है, गुप्ता पीरियड को इसी कारण से गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है।
क्योंकि इस समय ज़्यादा संस्कृत पोएम्स और ड्रामास के ऊपर जोर दिया जाता था। द ग्रेट राइटर्स लाइक कालिदास, भाभूति, भारवी, भारतीहरि, बाण भट्ट, मंगा एंड मेनी अदर्स बिलोंग्स टू दिस पीरियड। तो ये कुछ राइटर्स के नाम लिखे गए हैं जो इस पीरियड को बिलोंग करते थे, यानी कि गुप्ता पीरियड में। कौन कौन से ये नाम आप अपने हिसाब से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। Of these, कालिदास इज नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इन कवियों में से, लेखकों में से कालिदास जो है वो विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, विश्व में विख्यात हैं। हिज वर्क्स कुमार संभवा, इनकी जो किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, जो कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलाम एंड ऋतु संहार, दीज आर वेरी रिनाउंड फॉर देयर बेस्ट पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल। इनको जिस प्रकार से लिखा गया है उस कारण से ये पूरे विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात हैं। कौन सी किताबें हैं? ये किताबों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है हु रोट रघुवंशम, हु रोट मेघदूत, तो आपको आंसर में लिखना है। तो ये 5-6 जो नाम दिए गए हैं यहाँ पर, ये सब लिखे गए हैं कालिदास के द्वारा। अब बाण भट्ट की बात करते हैं, तो बाण जो थे, बाण ने कादंबरी और हर्षचरित लिखी थी। ये 2 किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी जो कि बहुत फेमस है, कादंबरी और हर्षचरित। हर्षचरित जो थी वो किंग हर्षा, आप जानते हैं हर्ष राजा के बारे में, जो कि शायद 8th स्टैंडर्ड में 1st चैप्टर में भी हमें पढ़ने को मिलता है। उसमें हमने पुलकेशी 2 और हर्ष के बारे में, किंग हर्षा के बारे में पढ़ा है। तो किंग हर्षा के जीवन के ऊपर ये किताब लिखी गई है, इसलिए इसको नाम दिया गया है हर्षचरित। अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड आर, इस समय के कुछ और इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स हैं वो है भाभूति के द्वारा लिखी गई, उत्तर रामचरित, भैरवी के द्वारा लिखी गई, किरतार्जुनियम, विशाखा दत्ता के द्वारा लिखी गई, मुद्र रक्षा, शुद्रक्ष के द्वारा लिखी गई, विचकट्टियम और दांडीज के द्वारा लिखी गई दश कुमार चरित। तो ये किताबें जो हैं ये लिखी गई हैं अलग अलग लेखकों के द्वारा। इनमें से खासकर जो आपको याद रखनी है वो बाण के बारे में याद रखनी है, कादंबरी और हर्षचरित, और दूसरा आपको कालिदास के बारे में याद रखना है। बाकी लगभग ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। हाँ, इसमें एक भावभूति के बारे में थोड़ा सा आप अगर एक वर्ड है वो याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। द सब्जेक्ट्स ऑफ दीज वर्क वर पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, एलिगरीज, कॉमेडीज एंड फिलोसफीज। इनके अंदर अलग अलग टॉपिक्स ये लोग लेकर चलते थे, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं था उस समय, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर लिखा जाता था। वर्सेज वर कंपोज्ड इन अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज। पुराने समय में गुजराती लैंग्वेज में भी लिखे जाते थे। इन द कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मेनी लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज्ड इन इट। अब गुजराती लैंग्वेज जो थी वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगी, क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग जो की गई थी वो तो संस्कृत में की गई थी, फिर बाद में धीरे धीरे पाली भाषा में भी लिखा जाने लगा। अब संस्कृत के साथ साथ धीरे धीरे जो भाषाएं जो बढ़ने लगी, तो भाषाओं के बढ़ने के साथ साथ गुजराती लैंग्वेज जो थी उसमें भी लिटरेचर लिखा जाने लगा। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस बाय लिटरेरी कन्वर्सेशन ऑफ। अब गुजराती लिटरेचर को नई ऊंचाइयां देने में जिन लेखकों का हाथ है उनमें हम सबसे पहले नाम लेते हैं नरसिंह मेहता का, उसके बाद मीराबाई आती हैं, फिर दयाराम, अखो, प्रेमचंद, प्रीतम और बहुत सारे दूसरे लोग भी आते हैं। तो ये जो नाम है आप इनमें से याद रख सकते हैं, गुजराती लिटरेचर से जुड़े हुए नाम हैं। Others who composed beautiful verses, songs, garba, narrative poems and chappas, etc. After that, the scholars like Narmad, Naval Ram, Kishore Lal Mashruwala, Panna Lal Patel, Uma Shankar Joshi, Mahipatram Ruparam Nilkant, Govardhan Ram Tripathi and others enriched the Gujarati culture through their work. अब ये जो थे ये तो प्राचीन पुराने समय से चले आ रहे जो लेखक थे। इनके बाद ये जो लेखकों के नाम दिए गए हैं, इन लोगों ने भी गुजराती लिटरेचर को आगे बढ़ाया है।
द फोर द्राविडियन लैंग्वेजेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेम द फोर द्राविडियन लैंग्वेज, तो चार जो द्राविडियन भाषाएं हैं, द्राविडियन भाषाएं किसको बोला जाता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो आपको याद रखना है TTKM, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, TTKM। तो ये जो चार लैंग्वेजेस थी, दे डेवलप देयर ऑन स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर। अब धीरे धीरे गुजराती के बाद बारी आई दूसरी भाषाओं की, जैसे कि द्राविडियन भाषाओं की हम बात कर रहे हैं। फिर इनके भी स्क्रिप्ट डेवलप हुई और इन भाषाओं में भी लिटरेचर लिखा जाने लगा। तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ दीज विद इट्स लिटरेचर बिलोंगिंग टू अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। अब इन भाषाओं के अंदर, ये द्राविडियन भाषाएं जो हैं, चार भाषाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। इन चारों भाषाओं में तमिल जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है। तमिल कैसी लैंग्वेज है? सबसे पुरानी लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, 3 लिटरेरी गैदरिंग्स एंड संगम्स वर हेल्ड एट विच मैनी सेजेस एंड पोएट्स रिसाइटेड देयर कंपोजिशंस। दे कंटेन मैनी थीम्स लाइक पॉलिटिक्स, वॉर एंड लव। The famous works of this body of literature includes Ithu Tukoi, composition of 8 poems, the Tolkappiyam, grammar, and Pathu Pattu, the 10 songs. अब 3 लिटरेरी गैदरिंग्स हुई थी, यानी कि संगम, यानी कि 3 लिटरेरी ऐसी मीटिंग्स हुई थी, ऐसे सम्मेलन हुए थे जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से जो लेखक थे, कवि थे, वो सब वहाँ आकर पहुँचे थे और उन्होंने अपनी अपनी कविताएं, अपने अपने वर्क्स को लोगों के सामने रखा था। अब उनके जो रखे गए जो कविताएं या जो भी कंपोजिशंस उन लोगों ने लिखी थी, उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम दिए गए वो हैं इथु टुकोई जो कि 8 पोएम्स का संग्रह था। फिर तोलकाप्पियम जो कि ग्रामर के ऊपर लिखी गई किताब थी। पत्थु पत्तू जो कि 10 सॉन्ग लिखे गए थे इसके अंदर। तो ये सब उस समय दर्शाई गई। थिरुवल्लुवर रोड द फेमस कुराई। अब ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। थिरुवल्लुवर जो थे उन्होंने लिखी थी कुरोई, विच इन वर्स डील्स विद मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। ये जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, हमारे धर्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे जुड़ी हुई है। क्या है नाम इसका? कुराई। ये लिखी थी थिरुवल्लुवर ने। द शिल्पद्दीकरम एंड मनी मेखलाई आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर। तो ये 2 वर्क दिए गए हैं, ये तमिल लिटरेचर के अर्लीस्ट वर्क्स में से एक माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मीडिवल लिटरेचर के बारे में। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मिडिवल एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत। अब मिडिवल एज के अंदर जो नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो लैंग्वेज जो थी यूज़ की जाती थी वो ज़्यादातर संस्कृत का उपयोग किया जाता था लिखने के लिए, लिटरेचर के लिए। सो द ग्रेट वर्क्स वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर इन संस्कृत। In this age, 2 great works were written in Kashmir. First was Somdev's Katha Sarit Sagar and second was Kalhana's Raj Tarangini. These are first historical books of India. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टार्टिंग डेज में जो मिडिवल एज की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के उत्तर पार्ट में यानी कि उत्तर भारत के अंदर जो भाषा का उपयोग किया जाता था वो ज़्यादा किया जाता था संस्कृत भाषा का उपयोग। अब संस्कृत भाषा जो थी उसके अंदर कंपोजिशन किया जाता था यानी कि कंपोज की जाती थी कविताएं और दूसरे वर्क्स भी। अब उसी दौरान कश्मीर के अंदर 2 जो किताबें लिखी गई थी सबसे इम्पोर्टेंट जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है, एक को लिखा था सोमदेव ने। किसने लिखा था? सोमदेव ने। किताब का नाम है कथा सरित सागर। ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा जाता है। सोमदेव की लिखी गई किताब का नाम है कथा सरित सागर और दूसरी थी कल्हाना ने लिखी थी राज तरंगिनी। तो ये दोनों जो है ये फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स हैं इंडिया की। Another famous work of this time is the गीत गोविंद by जयदेव। इसके अलावा जयदेव के द्वारा लिखी गई गीत गोविंद थी, which is one of the finest poems in संस्कृत लिटरेचर। इसको बहुत ही एक अच्छी कविताओं का संग्रह माना जाता है संस्कृत लिटरेचर के अंदर। As we have said before, this was a period when the Apabrams
language had started developing into modern Indian language. तो ये वो पीरियड था जब हमारी जो प्राचीन भाषा थी वो धीरे धीरे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में बदलने लगी। यानी कि आपको पता है कि जो सबसे प्राचीन भाषाओं में से, यानी कि एक भाषा से धीरे धीरे, अब आप देखिए क ख ग हम लोग जो हिंदी में लिखते हैं और संस्कृत में जो लिखते हैं ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। आप गुजराती में देखिए, पंजाबी में देखिए, तो सारे जो शब्द हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, एक दूसरे के साथ जो हैं वर्ड सब मोस्टली मिलते ही दिखते हैं। तो इसका मतलब ये सब जो हैं एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई, एक दूसरे से इंस्पायर होकर बस कुछ बदलाव करके इसको बना दिया गया है। तो इसी प्रकार फिर धीरे धीरे नई लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस बनने लगी। One of the earliest works in an early form of Hindi was पृथ्वीराज रासो by चंद्रबरदई। अब हिंदी भाषा का उदय हुआ, देखिए अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा तो कहीं भी हिंदी का नाम नहीं था। तो हिंदी भाषा के अंदर जो सबसे प्राचीन कह सकते हैं, अर्लीस्ट वर्क हम कह सकते हैं, वो था पृथ्वीराज रासो बाय चंद्रबरदई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रबरदई ने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो। द वर्क दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर डील्स विद हेरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ये जो पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई थी, इस किताब के साथ ही हिंदी लिटरेचर की बिगिनिंग हो गई। अब इस किताब के अंदर पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में लिखा गया है, उनके जो हीरोइक डीड्स थे, यानी कि उन्होंने कितनी बहादुरी से जो लड़ाइयाँ लड़ी, कितने बहादुर थे वो, इसके ऊपर ये पूरी किताब बेस्ड है। इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया। अब जब यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर हिंदी भाषा का उदय हुआ, उसी दौरान संस्कृत लिटरेचर जो था वो साउथ इंडिया में और ज़्यादा बढ़ने लगा। फॉर सम टाइम जैनिज्म इन्फ्लुएंस्ड कन्नड़ लिटरेचर। कुछ समय तक तो जैनिज्म जो था उसने कन्नड़ लिटरेचर को काफ़ी प्रभावित किया। कन्नड़ में जो किताबें लिखी जाती थी उसके अंदर जैनिज्म का प्रभाव ज़्यादा देखा गया। द पोएट पंपा कंपोज्ड आदि पुराण। अब यहाँ पर पोएट, कवि का नाम है पंपा, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था आदि पुराण। फिर विक्रमार्जुन विजयंत जो थे, द पोएट पोन्ना रोड शांति पुराण। पोन्ना जो थे उन्होंने शांति पुराण लिखी। शांति पुराण के अंदर उन्होंने 16th जैन तीर्थंकर जो थे, 16वें जो जैनों के जो गुरु थे उनके बारे में लिखा है। द पोएट रन्ना कंपोज 2 बुक्स नेमली अजितनाथ पुराण एंड गदायुद्ध। अब यहाँ पर पोएट एक और नाम दिया गया है पोएट का जो है रन्ना। अब ये तीनों जो है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा है लिटरेचर के अंदर। क्या नाम है, पोन्ना। पोन्ना ने कौन सी किताबें लिखी आपको मैंने बता दी। फिर रन्ना ने लिखी अजितनाथ पुराण और गदायुद्ध। द पोइट्स नेम्ड पंपा, पोन्ना एंड रन्ना। इन तीनों का नाम आप देख लीजिए, फिर से एक बार आ गया, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना। दे आर नोन एज ट्रायो ऑफ अर्ली कन्नड़ लिटरेचर। इन तीनों को अर्ली कन्नड़ लिटरेचर की तिकड़ी कहा जाता है। क्या नाम है, पंपा, पोन्ना और रन्ना। पोएट कंबन कंपोज रामायण। पोएट कंबन जो थे उन्होंने रामायण लिखी, कौन सी भाषा में, तमिल भाषा के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फेमस लिटरेरी वर्क्स वर रिटन इन तमिल लैंग्वेज। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे वर्क्स जो थे वो भी तमिल भाषा में लिखे गए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अब सेकंड पार्ट इसका पूरा हुआ हमारा। कल हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से जो कि आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो टॉपिक है हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो लिटरेचर के बारे में हम जो जान रहे हैं, ये धीरे धीरे हमें जो किताबों के नाम दिए गए हैं बस वही याद करें। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।